हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो कैसी चल रही है नोवेल? कमेंट में अपने अपने थॉट तो मुझे बता ही दो यार। मतलब मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि कुछ असुर प्रवृत्ति के लोग हर तरफ होते हैं जो मुंह खोलते हैं तो गंदा ही बोलते हैं। इसीलिए अगर तुम लोग असुर दैत्य राक्षस दानव प्रवृत्ति के इंसान नहीं हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना यार, वरना यमराज का भैंसा पीछे छोड़ दूंगा मैं, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। खैर मुझे तो कुल मिला के ये नोवेल काफी पसंद आ रही है, मेनली जेनी और मूयर की कंट्रोवर्सी। इसके बाद फिर हमें मजा आएगा जब क्यून मेडुसा और यूनर आ जाएंगे, लेकिन अभी उसमें काफी टाइम है। और वैसे भी ये नोवेल काफी बड़ी है। इसके जो 4000 चैप्टर दिख रहे हैं ना, वो दिखने वाले चैप्टर हैं। इसके एक चैप्टर के अंदर 4-4 चैप्टर हैं, मतलब 4000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8000 प्लस चैप्टर अगर ऐसा कहा जाए तो मे बी 6000 तो फिर भी हम मान सकते हैं। बट खैर इसको जाने दो तेले ने। हम बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, निर्लज्ज प्राणी, अब तो कर दे, कमेंट भी कर दे भाई, हाँ शेयर भी मार दे, थोड़ी सी शर्म करके सब्सक्राइब भी कर लो। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जॉन अपनी पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद जॉन लोगों की बातें सुनता है। लोगों की बातें सुन रहा होता है तो जॉन को पता चलता है, कोई कह रहा है कि 4 महीने बाद जॉन निकलेगा, कोई कह रहा है 2 महीने बाद, कोई कह रहा है 2 दिन बाद, तो कोई कह रहा था 2-3 साल बाद जॉन बाहर आएगा। तभी जॉन कहता है, कोई ये नहीं कहने वाला क्या कि मैं अभी आ सकता हूँ। हालांकि किंग मोयर सबको बताने जाती है, लेकिन जॉन उसे रोक देता है कि रुक भाई अभी सुनने तो दे। तभी वहीं पे कोई बंदा कहता है, हम बस मिस्टर जोयान का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं, 2 लड़कियां भी तो हैं। जो सुन के जेनी का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। देन किंग हावरान बाकी सभी लोग को भी ये ग्रुप काफी पसंद आता और उन्हें भी ये ग्रुप अच्छा लगा था। जिसके बाद जॉन कहता है, भाई लैंगटियन, पिल रिफाइनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। जिस पर लैंगटियन कहता है, अरे कोई टेंशन नहीं रे बाबा, अपन कर लेगा। जिसके बाद जॉन उसे काफी सारे स्क्रॉल देता और कहता है, इसे जिस चीज की भी जरूरत हो सब पकड़ा दो, जेनी इंग्रेडिएंट की व्यवस्था कर देना। जिस पे जेन भी कहती है, जो हुक्म मेरे आका। और सभी को जॉन उनके उनके काम दे देता है। और इसके बाद मैं एपिसोड वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। कान में ईयरफोन घुसेड़ लो, कुर्सी के पेटी टाइट कर लो, चलो देखते क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जॉन कहता है, रैंक 5 के इंग्रेडिएंट्स को जेनी क्या मेरे लिए तुम ढूंढ सकते हो। जिस पे जेनी हैरान होते हो कहती, क्या तुम रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। जिस पे जॉन कहता है, हाँ क्यों। तभी अचानक जॉन को कुछ याद आता है और जॉन तुरंत ही लैंगटियन की तरफ देखते हुए कहता है, लैंगटियन की तरफ देखते हुए सोचता है कि लॉन्गी उसकी मदद से जो लैंगटियन है वो पिल लाइटिंग को काफी आसानी से रिजॉल्व कर सकता है। और जॉन को पता भी था वैसे भी देर सवेर उसे एक ना एक दिन लॉन्गी से सबको मिलवाना तो था ही, इसीलिए अब और देर करना बेकार था। और वैसे भी यहाँ पे जो सब लोग थे वो उसके फ्रेंड, उसके टीम और उसके अपने ही थे, जान पहचान वाले। साथ ही जो यान को हाँ कहते हुए देखकर सभी लोग काफी हैरान होते कि ये बंदा है कैसा। तभी जॉन कहता है, अरे रुको रे बाबा, मैं तुम सभी लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मिलना चाहोगे। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ। जिसके बाद जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को समझाएगा कैसे, लेकिन जॉन कहता है, चलो बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और इसके बाद जॉन एक थॉट के साथ लॉन्गी को वहां पे बुलाता है और गोल्डन लाइट साइन होती है और लॉन्गी सबके सामने अपेयर होता है। तो लॉन्गी टीनेजर एक लड़का होता है, मतलब 15-16 साल का बे, टीनेज यही होती है ना। साथ ही काफी मिस्टीरियस भी लग रहा होता है, साथ ही वो थोड़ा सा शर्मीला भी होता है, लेकिन जो यान के बुलाने के कारण वो यहाँ पे आ गया था। साथ ही लॉन्गी का जो बिहेवियर था कुछ हद तक जो यान से मिलता जुलता था और वो भी बात करने में अच्छा नहीं था। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे क्या ना करे। जैसे किसी अनजान जगह पे जाने पे जब 5-6 अजनबी लोग हों तब हम लोग भी सोचा करते कि अब क्या किया जाए, लेकिन हमारे पास हमारा फोन होता है जिसे निकाल के हम टच टुच करने लगते हैं, जबकि हम कर कुछ नहीं रहे होते, बस दिखा रहे होते कि हाँ हम बिजी हैं। हालांकि तभी सभी लोग लॉन्गी की तरफ देखते हो, कहता है ये कौन है। तभी जॉन बताता है, ये है लॉन्गी, जो कि मेनली 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन है, जो कि लाइटिंग के म्यूटेशन से क्रिएट हुआ है। साथ ही ये पिल लाइटिंग के सभी लेवल्स को सॉल्व करने की स्ट्रेंथ रखता है। मैंने इसकी मदद अपने डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर की थी, लेकिन वास्तव में यह मेरे पीछे पीछे डाउडी कॉन्टिनेंट तक आ गया। साथ ही काफी मिस्टीरियस भी है। साथ ही मुझे नहीं पता था कि मैं इसके बारे में आप सभी लोग को कैसे समझाऊंगा, इसीलिए अब तक मैंने इसे आप सभी को नहीं दिखाया था, कृपया मुझे माफ करें। और ऐसा कहते हुए जॉन सबको समझाता है। और ये सुनकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं भाई कि ये लड़का जो उनके सामने खड़ा हुआ था 16 साल का लॉन्गी, ये मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग का ड्रैगन है। ऐसी अनबीटेबल अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ। इस टाइम पे जोयान के साथ इन लोगों ने ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं बिताया था, लेकिन जॉन इन्हें हर बार इतने सीक्रेट्स दिए थे और इतने सरप्राइजेस कि ये बंदे हमेशा ही हैरान हो जाते थे। इस टाइम पे हर कोई बस लॉन्गी को ही देख रहा होता है, जिससे लॉन्गी को थोड़ा सा और शर्म आती है। हाय लड़का शर्मा गया। खासकर जेनी और मूयर की आंखों को अपनी तरफ देखते हुए लॉन्गी थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा होता है कि ये दोनों भी तो फ्यूचर मम्मियां हैं। दूसरा किंग मूयर तो अनट्रस्टेड तरीके से देख रही होती लॉन्गी को और लॉन्गी के चारों तरफ घूमने लगती है। और किंग मूयर को अपनी तरफ देखते हुए देखकर लॉन्गी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि लॉन्गी को लोगों से घिरे रहने का एहसास नहीं था। वो हमेशा ही जो यान के साथ रहता था और अकेला रहता था। हालांकि ये देखकर जॉन तुरंत ही उसे डिफेंड करने के लिए बाहर आता है और एक एक करके सबसे उसे फेमिलियर कराते हुए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ अपना लॉन्गी, उसे घंटा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे केवल जोयान से ही लगाव था, बाकी सब तो उसके लिए माटी कोयला बराबर थे। लेकिन फिर भी जोयान के कारण वो सभी को पोलाइटली ग्रीट कर लेता है। नमस्ते दूसरी मम्मी, नमस्ते तीसरी मम्मी एंड सो ऑन। और हर कोई हैरान होने के बाद अब आखिरकार धीरे धीरे शांत होता है और रिलैक्स फील करता है। और अब उन्हें समझ में आता है कि जॉन पिल को इतनी आसानी से डिफाइन कैसे कर लेता है। खास तौर पर लैंगटियान को जब वो लॉन्गी को देखता है तो उसकी नजर तो लॉन्गी से हट ही नहीं रही होती। उसे पता था कि अगर एक अल्केमिस्ट के लिए पिल कुलड्रॉन सबसे जरूरी था तो लॉन्गी तो उससे भी खतरनाक, वास्तव में पूरी लाइटिंग डिस्ट्रॉय कर सकता था। तभी जॉन कहता है, लॉन्गी ये है लैंगटियान काका, जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो तुम लैंगटियान चच्चा के गाइडेंस में रहोगे और पिल लाइटिंग के टाइम पे उनकी मदद करोगे। और इसके बाद जॉन लॉन्गी को स्पेशली लैंगटियान से मिलवाता है। दूसरी तरफ लैंगटियान वो तो जलती हुई आंखों से देख रहा होता है लॉन्गी को। दूसरी तरफ लॉन्गी, उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो समझदारी से आता है क्योंकि भाई पापा का ऑर्डर था। लैंगटियान इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो कसकर जोयान को गले लगा लेता है। उसका मन जॉन को किस करने का होता है। आखिरकार ये एक ऐसा हेल्पर था जो हर एक एल्केमिस्ट का सपना होता था। और इस टाइम पे तो जॉन ने उसे इतना अच्छा एरिया दिया था, इतने सारे पिल फॉर्मूले दिए थे, इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और रिसोर्सेस, इतना अच्छा कुलड्रॉन। और इसके बाद वास्तव में लॉन्गी को भी लैंगटियान तो अपने दिल में चिल्ला रहा होता है। बस उसका मन कर रहा होता है वो जोर जोर से जॉन के सामने बैठकर रोने लगे कि वास्तव में वो अच्छी जगह पे आ गया है, वो सही जगह पे आया है, यही हेवन है। और लैंगटियान के अलावा दूसरा जो पर्सन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से देख रहा होता है लॉन्गी को, वो होती है अपनी किंग मुयर, क्योंकि आमतौर पर वो बेचारी अकेली ही रहती थी। लेकिन लॉन्गी को देखकर उसे थोड़ा सा अपनापन फील होता है कि ये उसका लिटिल ब्रदर बनने के लिए अच्छा है। और जब उसके पास टाइम होगा तो वो उसे बाहर की मार्केट घुमाने और कैंडीज खरीदने के लिए बाहर ले जाएगी। दूसरी तरफ जॉन ये देखकर काफी खुश होता है कि हर कोई यहाँ पे लॉन्गी को प्यार कर रहा था। और इसी तरीके बातचीत करते हुए, सभी से मिलवाते हुए ये मॉर्निंग का टाइम बीत जाता है और हमें टाइम दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ बारिश के बाद एटमॉस्फेयर और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया होता है। चाहे वो पूल के किनारे लगे हुए पेड़ हो, सड़क हो या कि फिर फूल पौधे, सब में क्रिस्टल वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और चारों तरफ मिस्टीरियस स्मेल फैली हुई होती है जो काफी मनमोहक होती है। साथ ही घने घने पेड़ों के बीच में जो मैंसन भी काफी सुंदर लग रहा होता है। जिसके बाद हमें जोयान दिखाई देता है जो कि अपने कल्टीवेशन से सुबह सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में टहलने लगता है। जिसके बाद वो गीले वोड पुल को क्रॉस करते हुए झील में खिले हुए व्हाइट लोटस को देखता है जो कि काफी सुंदर लग रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन खुद से ही कहता है, अब मैं रैंक 5 के ब्रेक थ्रू के काफी नजदीक हूँ। टीम के मैनेजमेंट के लिए ले साओलोंग और जेनी भी हैं, जो कि हर चीज को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मुझे अब इस चीज के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक रही फाइनेंशियल सपोर्ट की बात, तो इसके बारे में तो और भी टेंशन फ्री हूँ क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है। इसलिए जॉन काफी रिलैक्सेड मूड में होता है और इस टाइम पे अपने फ्री टाइम का पूरा एंजॉय कर रहा होता है। तभी जॉन अचानक से जोश में आते हुए कहता है, आज साल अपने पास कुछ भी करने को नहीं है तो क्यों ना ऑक्शन हाउस के अंदर जाया जाए। और ऐसा सोचते हुए जॉन तुरंत ही मूड में आ जाता है और कहता है, अब तो अपन ऑक्शन हाउस ही जाएगा। जिसके बाद जॉन तुरंत ही उठता है और सीधा ही जेनी के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद दरवाजे को खटखटाता है। खटखटाने ही वाला होता है कि तुरंत ही खटखटाने से पहले वो डोर ओपन होता है और जॉन के सामने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर अफेयर होती है, जिसके आते ही चारों तरफ एक रिच स्मेल जो काफी मिस्टीरियस थी और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी फैल जाती है। और मौसम पूरी तरीके से ऑटम के मौसम जैसा लग रहा होता है, यानी शरद ऋतु जैसा। और ये और कोई नहीं बल्कि जेनी होती है, जो तुरंत ही कहती है, यंग मास्टर जियो, आज आप यहाँ? क्या आप अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहे थे? और उसकी वॉइस इतनी ज्यादा स्वीट होती है कि वो अपनी वॉइस से किसी को भी सेड्यूस कर सकती थी। जिसके बाद जॉन कहता है, वास्तव में 5 स्टार डाउडी के सेंसेस तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मेरे कंपैरिजन में तो कहीं ज्यादा। और इसके बाद एम्बेरस होते हुए स्माइल करता है और जेनी के पास जाता है और कहता है, क्या आज आपके पास टाइम है? मैं ऑक्शन हाउस जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? तभी जेनी भी जोयान की टांग खींचते हुए स्माइल करते हुए कहती है, ओहो, तो आज आपका इतना रेयर मूड है कि वास्तव में आपने टाइम निकाल लिया। फिर तो ये सिस्टर निश्चित तौर पर आपका साथ देगी। बिल्कुल देगी भाई, देना ही पड़ेगा। साथ ही जेनी काफी ज्यादा खुश भी होती है कि चलो इस लिटिल फ्रेंड ने आखिरकार उससे उसकी कंपनी तो मांगी। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हो कहती, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो या सिर्फ देखना चाहते हो? और ऐसे ही बात करते हुए जोयान और जेनी बार होल तक पहुंच जाते हैं। तो जॉन कहता है, ये थोड़ा सा बोरिंग है बट मैं कुछ कह नहीं सकता, चलो चलकर देखते हैं और अपना लक आजमाते हैं। तभी जेनी कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? वैसे ऑक्शन हाउस बुरा नहीं है, वो वहाँ पे काफी हाई लेवल की बैटल स्किल्स
मैजिकल कोर, मेडिसिन इंग्रेडिएंट, कुछ नुस्खे, पिल फॉर्मूले, सब कुछ वहाँ मिल सकता है। तो क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हालांकि उसे पता था कि जॉन के पास काफी सारे पिल फॉर्मूले हैं, काफी रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट की जॉन को अगर जरूरत होगी तो वो मर्चेंट अलायंस से डायरेक्ट खरीद सकता है। दूसरी तरफ जब जोयान जैनी की बात सुनता है तो भाई जोयान का तो दिल डोले, तन डोले, मन डोले वाला हो जाता है और वो और भी क्यूरियस होता है ऑक्शन हाउस को देखने के लिए। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है हड़बड़ी में, अरे तो फिर जल्दी चलो ना। और सीधा ही वारमोल से होते हुए वो दासांग ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों उस रूम में दिखाई देते हैं जहां ऑक्शन हाउस में जेनी काम किया करती थी, मतलब उसका ऑफिस रूम। जिसके बाद ऑक्शन हाउस के मर्चेंट एरिया में पहुंचकर जॉन चारों तरफ देखता है तो ऑक्शन हाउस काफी शानदार और आइकॉनिक था और आज के ऑक्शन हाउस के लिए लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और माहौल काफी लाइवली लग रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, हेलो मिस। और एक के बाद एक जो ऑक्शन हाउस में काम करने वाले लोग होते हैं जेनी को ग्रीट करते हैं। सभी की आंखों में रिस्पेक्ट होती है क्योंकि जेनी की ऑक्शन हाउस के अंदर स्ट्रेंथ और ब्यूटी दोनों ही काफी फेमस थी और हर किसी के दिल में वो एक गॉडेस की तरह थी। साथ ही उन सभी को पता था कि वो किसी एक पर्सन को फॉलो करती है और यहाँ पे सभी को जोयान की आइडेंटिटी के बारे में अंदाजा था। तभी जेनी ऑर्डर देते हुए कहती है, ये मिस्टर सुआंग हो हैं जो हमारे मर्चेंट अलायंस के लिए वीआईपी हैं, इसीलिए मिस्टर सियांग हो के लिए वीआईपी रूम की व्यवस्था करें। तभी एक बंदा कहता है, सुआंग हो, क्या आप बिगिनर पिल कंपटीशन के चैंपियन सुआंग हो हैं? इस टाइम पे तो हर कोई हैरान हो जाता है। हालांकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन मर्चेंट अलायंस के रूल काफी स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए अपने दिल की जो कंफ्यूजन होती है उसे अपनी पुंगड़ी बना के दिल में ही डाल लेते हैं और दिखाने की हिम्मत नहीं करते और तुरंत ही काफी ज्यादा हॉट हार्ट के साथ उनका वेलकम करते हैं। जिसके बाद एक वेटर आगे बढ़ते हुए कहता है, मिस्टर सुआंग हो प्लीज। और जेनी और जोयान को गलियारे से एक शांत और अच्छे एटमॉस्फेयर वाले एरिया की तरफ ले जाता है। साथ ही ये गलियारा काफी शांत होता है। इसके अगल बगल दोनों तरफ ब्लू कलर के क्लाउड्स और ड्रैगन को प्रिंट किया गया होता है। गोल्डन खंबे होते हैं, साथ ही रेड कारपेट हर जगह पर बिछा हुआ होता है जो काफी मोटा होता है और काफी सॉफ्ट भी। और ऑक्शन हाउस के शानदार लेआउट को देखकर तो जोयान भी हैरान था। और इसके बाद वो जेनी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये प्रॉब्लम वाला नहीं है? मैं तो बस यहाँ देखने आया था, तुम्हें इस तरीके से इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? तभी जेनी जॉन को समझाते हुए कहती है, ऑक्शन हाउस के अंदर वीआईपी रूम्स को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, तियान, जुआन, हुआंग और तियानजे, जो कि तियानजे हाई लेवल पर हैं और इनका यूज गेस्ट की जो आइडेंटिटी होती है उसे हिडन रखने के लिए किया जाता है। साथ ही अब तुम डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो, साथ ही तुम इस टाइम पे लाइमलाइट में भी हो, इसीलिए इस सभी चीजों से बचाने के लिए वीआईपी रूम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे? जेनी की बात को सुनकर जोयान चुपचाप अपना सिर हिला देता है। एक चीज तो है, लड़कियों के सामने किसी की नहीं चलती। तभी जॉन गोल गोल घूमते हुए और जेनी से बात करते हुए इस ऑक्शन हाउस के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुका होता है। जिसके बाद जो वेटर होता है वो काफी रिस्पेक्टेडली कहता है, मिस्टर स्वांग हो, ये आपका कमरा है। तभी जॉन अपने सामने के फर्श से छत पर लगी हुई स्क्रीन को देखता है और आसपास के रूम को देखता है जो काफी सुंदर था। यहाँ फिनिक्स जैसे काफी सारे 100+ बर्ड के पैटर्न बने हुए होते हैं। मखमली कालीन नीचे बिछा हुआ होता है, छोटे साफ फूलों के गुलदस्ते और फूल रखे हुए होते हैं। साथ ही पानी के अंदर लोटस तैर रहे होते हैं और आइकॉनिक माहौल होता है। बैठने के लिए मेज थी, साथ ही मेज पर स्कारलेट रेड लाइट बिखेर रही एक छोटी सी गेंद घूम रही होती है और ये एक आवाज करने वाली, जैसे बेल होती ना घंटी भोपू, वैसी ही एक डिवाइस होती है जिसे दबाने से ऑक्शन हाउस के अंदर आवाज हो सकती थी और आप अपना डिसीजन सुना सकते थे या किसी की ऑक्शन को चैलेंज कर सकते थे कि हाँ भाई हम बोली बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद जेनी बताती है कि हर वीआईपी रूम के अंदर इसे ट्रैक करने के लिए काफी टैलेंटेड पर्सन भी होता है और जेनी ऐसे ही जॉन को इस रूम के बारे में और हर चीजों के बारे में यहाँ पे बता रही होती है। दूसरी तरफ जो यान वो काफी हैरान होता है। वो जितना डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में जानता जा रहा होता है उतना ही इफेक्टिव होता जा रहा होता है। जॉन को पता था जैसे जैसे पोजीशन और पावर बढ़ेगी चीजें भी वैसे ही वैसे बढ़ती जाएंगी, इसीलिए अलर्ट रहना ज्यादा बेटर था। साथ ही वो जहाँ पर भी जाएगा हर कोई उसी पर ध्यान देगा। जिसके बाद जैसे भी दोनों लोग बैठते हैं उन दोनों के सामने तुरंत ही ताजे फल को सर्व किया जाता है। 2 कप चाय उन्हें सर्व की जाती है। साथ ही उन्हें हरे या ग्रीन येलो कलर का सूप सर्व किया जाता है। साथ ही इसकी स्मेल ब्रांडी की तरह होती है, ब्रांडी। तभी जेनी जॉन को बताती है ये तियान हुआंग वर्ड की जीभ है जो पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही जगह पर प्रोड्यूस होती है। साथ ही इसका पूरे साल का जो प्रोडक्शन होता है वो 100 से भी कम होता है और जो लोग इस टी को पी सकते हैं वो केवल हाई लेवल के लोग होते हैं। और जेनी के सामने तो वैसे भी अपने ठरकी की बोलती बंद हो जाती थी। साथ ही जॉन को पता था मर्चेंट अलायंस पहले ही काफी पावरफुल है, वो ऐसी चीजें कर सकता है, किसी की जीभ काट के पी सकता है और किसी की, हटाओ फिर तुम लोग कहोगे डबल मीनिंग बोलता है।
जिसके बाद जॉन तुरंत ही गिलास उठा के एक घूंट मारता है तो तुरंत ही जॉन का पूरा ही गला मिठास से भर जाता है और दिमाग तरोताजा हो जाता है, जिससे जॉन को काफी अच्छा फील होता है। ये देखकर जेनी भी स्माइल करते एक छोटा सा घूंट मारती है। तभी जॉन कहता है ये काफी अच्छा है, मुझे लगता है इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए अपना टर्की जीभ चाटते हुए उस पूरे के पूरे कटोरे को चाट जाता है। साथ ही साथ वो सामने की स्क्रीन से ऑक्शन हाउस के लेआउट को भी देख सकते थे। साथ ही जॉन देख सकता था कि ये जो ऑक्शन हाउस है पूरी तरीके से एक रिंग की शेप का है। साथ ही इसे ऊपर से नीचे तक 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो तियान, जुआन, हुआंग और त्यानजी जैसे वीआईपी रूम है। लेकिन वास्तव में त्यानजी ब्रांड के केवल कुछ ही वीआईपी कमरे थे, जिसमें से एक जो यान को दे दिया गया था, और शायद लगभग ये 100 ही रूम थे। साथ ही इस 4 मंजिला इमारत के बीच में हजारों लोग बैठ सकते थे। साथ ही ऑक्शन हाउस के सामने काफी सारी चेयर्स भी रखी हुई होती हैं, जो कि लोगों को बैठने के लिए थी। साथ ही ऑक्शन हाउस पूरा व्हाइट सफेद संगमरमर से बना हुआ होता है। साथ ही ऑक्शन हाउस के जो रूम होते हैं वो थोड़ा सा धुंधले होते हैं और दीवारों पे जड़े मोती साइन हो रहे होते हैं। और जेनी बताती है ये मेहमानों को हाइड करने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि किसी को भी पता न चल सके कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा था और किसने ऑक्शन हाउस में बोली लगाई। जिस पे जॉन कहता वास्तव में एक पत्थर से 2 शिकार, मर्चेंट अलायंस तो काफी होशियार है। और जॉन को पता था ये सब मर्चेंट अलायंस के अंदर की स्टोरीज हैं, और अगर जेनी के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं होता तो उसे कभी ये चीजें पता ही नहीं चलती। तभी जेनी बताती है वीआईपी रूम के जो सभी मिरर्स हैं वो भी स्पेशल तरीके से रिफाइन किए गए हैं, जहाँ अंदर से आप बाहर का सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर देखने पे आपको सब कुछ धुंधला दिखेगा। जिस पे जॉन कहता है अरे वाह। जिसके बाद जेनी ऐसे ही जॉन को काफी सारी चीजें समझाती है और इसके बाद वो कहती लगता है अब ऑक्शन हाउस स्टार्ट होने वाला है। और उसकी इस मिस्टीरियस सी ठंडी प्यारी मीठी सी आवाज के साथ दोनों ही लोग सामने की तरफ देखते हैं। तो उसी टाइम पे उन दोनों के देखते ही देखते मंच के ऊपर 2 रेड क्लाउड उठते हैं। साथ ही जो ऑक्शन हाउस का फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से व्हाइट मिस्टीरियस लाइट से जगमगा रहा होता है। और उस स्टेज के ऊपर एक हाफ एजेड मैन अफियर होता है, जिसके बाल काले होते हैं और उसकी 2 पतली आईब्रोज काफी मिस्टीरियस लग रही होती है, रंग गोरा होता है। मुझे क्या करना है इसके हाव भाव से भाई। कुल मिला के ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज करने वाला है, बात खत्म। जिसके बाद वो कहता है दासांग ऑक्शन हाउस में हर किसी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं जरा सा भी पोलाइट होने से खुद को बचाऊंगा और सीधा ही ऑक्शन हाउस को हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही हापी जेडमैन काफी एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद वो बिना किसी बकवास के अपने हाथ को हिलाता है और एक खूबसूरत महिला रेड कलर के कपड़े पहने हुए स्टेज पे आ जाती है। साथ ही वहाँ पे 6 स्टार डाउरी लेवल के बॉडी का ऑरा पेयर होता है। और इसके बाद वीआईपी रूम के चारों तरफ एक बैरियर स्टेज के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती किसी ट्रेजर को छीनने की हिम्मत न कर सके। तभी जॉन रूम के अंदर से काफी तारीफ करते हुए कहता वाह ये लोग सच में काफी होशियार हैं, हर चीज का मेंटेन करके रखा हुआ है। मेरी बहन मैनेजमेंट में काफी अच्छी है। अपनी तारीफ जो यान के मुंह से सुनते हुए जेनी का चेहरा तो लाल सेब के जैसे हो जाता है। तभी जो यान वापस से स्टेज की तरफ देखने लगता है और वेट करता है किसी बैटल स्किल या किसी अच्छी चीज का। तभी हाफ एजेड मैन तुरंत ही एक बैटल स्किल को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है ये हाई रैंक इंटेंट क्लास बैटल टेक्निक है, जिसे विंड एंड थंडर स्पीयर कहा जाता है। और जैसा कि इसका नाम है, ये एयर और लाइटिंग दोनों की ही पावर को कंडेंस कर सकती है। साथ ही अटैक और डिफेंस दोनों में यूज हो सकती है, जो कि अनबीटेबल है। यही सबसे सुंदर है, सबसे प्यारी है, सबसे ताकतवर है, इससे आगे कुछ नहीं। और लंबी चौड़ी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद अपने सामने के लोगों की तरफ देखता है जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो तुरंत ही कहता है इसकी स्टार्टिंग कीमत है 1 लाख ड्रैगन टेल्स। ये सुनकर तो भाई भीड़ और एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जुआन थोड़ा सा उदास होता है कि भाई इतनी महंगी। जुआन को पता था एयर एट्रीब्यूट अगर यूजफुल है तो इसका यूज जियो कुई कर सकती थी, लेकिन किंग हावरन ने पहले ही जियो कुई को वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल दे दी थी। तो विंड एंड थंडर जो ये गन थी, जुआन के लिए इसका कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन बाकी लोग के लिए तो था। तो वो लोग बेवकूफी की तरह बोलियां लगाना स्टार्ट करते हैं। तुरंत कहते हैं 1,20,000, मैं 1,40,000 दूंगा, मैं 60 दूंगा, मैं 1,80,000 दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा अगर कोई मेरे साथ बोली लगाएगा। ऐसे वो लोग लड़ भी रहे होते हैं और बोलियां भी लगा रहे होते हैं। और ऐसे ही बढ़ते 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 इस विंड एंड थंडर स्पीयर की कीमत 3,20,000 ड्रैगन टेल्स तक पहुंच जाती है और फिर से भेज दिया जाता है। साथ ही हाई रैंक के इंटेंस क्लास डाउट टेक्निक के लेवल की ही यह कीमत थी, ऐसा जेनी जॉन को बताती है। और जियो यान को यहाँ के और भी ट्रेजर से वो फैमिलियर कराती है। आखिरकार जॉन डाउडी कॉन्टिनेंट में तो था नहीं, तो यहाँ की चीजों के बारे में जॉन को ज्यादा पता नहीं था। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है अगली चीज 1000 हैंड वेल है या 1000 हैंड बाइन, जो कि रैंक 6 की मेडिसिनल पिल की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, जिसकी स्टार्टिंग कीमत है 20,000। तभी अगला कहता है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। तभी अगला कहता है 50,000 एक, 50,000 2,
50,000 3 डन। इस ट्रेजर के बाद दूसरा ट्रेजर सामने आता है 6 स्टार डेमोनिक बीस्ट इन आर आर्मर, जिसे 2 लाख ड्रैगन टेल्स में बेचा जाता है। फिर आता है फैंटम स्टार डेमोनिक टाइगर बीस्ट फायर, मतलब डेमोनिक फायर, जो कि 1,20,000 में बेच दी जाती है। जिसके बाद फास्ट स्पीड का कोई चीज होता है जो कि 1,70,000 के प्राइस पे बेच दी जाती है। और अब तक ऐसा भी कोई भी ट्रेजर नहीं आया था जो जोयान के दिल में अरमान जगा सके। इसे मेडिकल स्टोर भेज दो, वहाँ पे इसे ऐसे सामान मिल जाएंगे जो इसके दिल के अरमान जला सकते हैं। अबे मेरा मतलब है वो एल्केमिस्ट है ना, तो उसको दवाइयाँ ही पसंद आएगी ना, तो उसकी जरूरत की चीजें उसे वहीं पे मिलेंगी। इसे गलत ऑक्शन हाउस में घुसेड़ दिया गया है। यहाँ पे जॉन थोड़ा सा निराश भी होता है कि साला कहाँ आ गए हम, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि लास्ट ट्रेजर क्या उसे सरप्राइज कर सकता है। आखिरकार सबसे बेस्ट चीज तो सबसे लास्ट में ही निकाली जाती है। तभी जेनी कहती है रुक लो थोड़ा, इंतजार का फल मीठा होता है। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है हमारे पास 3 चीजें हैं जिसके साथ हम अपने ऑक्शन हाउस को एंड करेंगे। ये सुनकर तो सभी लोग शांत हो जाते हैं और हजारों आंखें एक ही साथ लाल रेशम के कपड़े में लिपटी हुई उन 3 चीजों को देख रही होती हैं। तभी ऑक्शन हाउस का वो हाफ एजेड मैन कहता है पहला, और उसकी आवाज सभी लोगों की आंखों में आग लगा देती है। उनकी भूख बढ़ जाती है कि क्या है वो चीज। तभी ओल्ड मैन कहता है पहला है द शैडोलेस 1000 इल्यूजनरी वेव। ये एक वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल है। ये सुनकर तो ऑक्शन हाउस में सनसनी मच जाती है और सभी कहते हैं वाह, वर्ल्ड रैंक का बैटल स्किल, ये तो सभी के लिए बहुत बड़ा रेयर ट्रेजर था, चाहे वो किसी भी ट्राइब या किसी भी फोर्स से रिलेटेड क्यों ना हो। आखिरकार डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर बैटल स्किल जो वर्ल्ड रैंक पर थे वो काफी मायने रखते थे और बहुत कम पावरफुल पावर हाउसेस थे जो कि ऐसी चीजों को रख सकते थे। यहाँ तक कि यही सोच लो कि ले साओलोंग ने हजारों साल तक जैन वूफान को फॉलो किया था, तब जाकर उन्हें जैन वूफान ने एक वर्ल्ड रैंक की इंटरमीडिएट लेवल की बैटल स्किल दी थी। जो यान को किंग हाओरान ने ब्लड डेमन ऑर्डर देने के बदले जियो कुई को एक वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल दी थी, तो ये कितनी रेयर होगी। और अगर मैं इसे नॉर्मल एग्जाम्पल देकर बताऊं कि ये कितनी रेयर है, तो बिल्कुल उतनी ही रेयर जितनी एक संस्कारी और अच्छे लड़के को एक गर्लफ्रेंड मिल जाना। कैसा रहा मेरा एग्जाम्पल? था ना बिल्कुल परफेक्ट? चलो अब आगे चलते हैं। साथ ही जो वर्ल्ड रैंक और विल रैंक बैटल स्किल इनके बीच क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन्हें यूज करने वाले पर्सन्स के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनके लिए काफी ह्यूज क्वांटिटी में ओरिजिन कुई की जरूरत होती है और काफी अच्छे कंट्रोल की भी जरूरत होती है। हालांकि बिलिया की इंटेंट रैंक की बैटल स्किल को यूज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वर्ल्ड रैंक में इस एनर्जी का कई गुना ज्यादा एनर्जी यूज होती है। लेकिन जॉन इस चीज को देखकर उसकी आंखें लाइट अप हो रही होती हैं। हालांकि तभी जो यान इस चीज को देखते ही उसकी आंखें साइन होती हैं और उसे वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल के बारे में याद आते ही किंग मुयर याद आती है। जो यान को पता था किंग मुयर के पास भी वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल का कितना बड़ा अट्रैक्शन था। साथ ही ये थी शैडोलेस 1000 इल्यूजनरी वेव। और यान को अच्छे से याद था किंग मुयर भी अपने हाथ में एक लंबा चाबुक यानी कि वेव यूज करती थी, तो ये टेक्निक उसके लिए काफी यूजफुल हो सकती थी। और क्योंकि किंग मुयर ने जॉन को काफी सपोर्ट किया था, तो जॉन जाने से पहले उसे भी कुछ चुकाना चाहता था और इससे उसकी पावर भी बढ़ सकती थी। साथ ही जोयान का डेमन क्लेन से रिलेशन भी अच्छा था। हालांकि किंग हाओरान रैंक 6 डाउडी लेवल पर थे, लेकिन फिर भी ये अभी भी काफी सेटिस्फाइंग नहीं था। इसीलिए डेमन ट्राइब जितनी भी स्ट्रॉन्ग होती जोयान के लिए उतना ही अच्छा था। और किंग हाओरान के आसपास के लोग अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये भी किंग हाओरान के लिए काफी अच्छा होता। इसलिए जोयान अपना मन बना लेता है कि किंग मुयर के लिए वो ये टेक्निक खरीद कर ही रहेगा। तभी ये आवाज के साथ ऑक्शन हाउस में इस टेक्निक की बोली लगती है और पहली बोली होती है 2 करोड़। तभी दूसरी बोली होती है 2.5 करोड़, 3 करोड़। सालो ये करोड़ तो ऐसे कह रहे जैसे कि रोड में पड़े मिले हों। और देखते ही देखते इनविजिबल 1000 इल्यूजनरी वेव की जो कीमत होती है आसमान छूने लगती है और काफी लोग तो जेलिसी से देख रहे होते हैं। तभी जॉन एक कदम उठाकर बोली लगाने के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत ही कहता है 3। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है 3.5 करोड़। और ये मिस्टीरियस मीठी सी आवाज जो यान का हाथ रोक देती है। और इस आवाज को सुनते ही जॉन तुरंत कहता है किंग मुयर। और जॉन आवाज को फॉलो करते हुए भीड़ में एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर को देखता है। इस टाइम पे जॉन काफी हैरान होता है। वो देख सकता था कि किंग मुयर के रेड कपड़ों में एक पर्पल कलर की बेल्ट बंधी हुई होती है, जिससे तो जॉन और हैरान होता है और जेनी की तरफ देखता है। साथ ही जॉन थोड़ा सा टेंशन में भी होता है और जेनी भी जॉन की तरफ देखती है। उसे भी जो यान के चिंता का साफ साफ पता था। उसे पता था किंग मुयर डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर है और उसके इरादे स्पष्ट थे। अगर वो किसी चीज को पाना चाहती है तो बस हर कीमत में पाना चाहती है। हालांकि किंग हाओरान डेमन एम्परर था, लेकिन अभी तक उसे डेमन ट्राइब की हर एक ब्रांच ने मान्यता नहीं दी थी। उसके काफी सारे अपोनेंट भी थे जो उसे आसानी से डेमन एम्परर की पोजीशन पर चढ़ने की इजाजत तो नहीं देने वाले थे। साथ ही किंग हाओरान की ताकत भी अभी काफी वीक थी। इसीलिए
किंग हावरान के आसपास के लोग जिनके पास हाई लेवल की बैटल स्किल्स थी, ये उनकी पावर को भी बढ़ा सकते थे। लेकिन कुंग मुयर को इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल के साथ इंटरमीडिएट बर्ड रैंक टेक्निक के लिए फाइट करते हुए देखकर सभी को पता था कि यहाँ पे आसानी से वो दूसरों के जाल में फंस सकते थे, क्योंकि किंग मुयर का बिहेवियर काफी सरल था। हालांकि जैसे ही मुयर बोली लगाती है, सभी के सामने सन्नाटा छा जाता है और हर कोई मुयर की आइडेंटिटी को जानता था और डेमन एम्परर की भी। तभी एक बंदा अचानक से कीमत लगाता है और कहता है 3,80,000 करोड़ से लाख में आ गए। चलो अपन इसे करते हैं 3 करोड़ 8 लाख, नहीं 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख में भी यही होना चाहिए। और इसके बाद एक हाफ एजेड मैन पर्सन दिखाई देता है और जो ध्यान से देखता है तो उस हाफ एजेड मैन की चेस्ट में एक बैच लगा हुआ होता है जिसमें एक जलती हुई कड़ाही बनी हुई होती है। कपड़े सफेद एल्केमिस्ट जैसे होते हैं, जिससे वो कीमिया हॉल का या कि एल्केमी हॉल का एक एल्केमिस्ट लग रहा होता है। साथ ही उस पर्सन की आंखें काफी छोटी होती है और उसमें ईगो काफी ज्यादा होता है। साथ ही काफी कोल्ड और क्रूएल्टी से भरी हुई होती हैं। लेकिन किंग मुयर के बिहेवियर पे हल्का सा भी चेंज नहीं आता। तभी जॉन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, ये डांडियान का एल्केमिस्ट है, वो हाई रैंक की बैटल स्किल के लिए किंग मुयर के साथ कंपटीशन कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि डांडियान और किंग हावरान के बीच में कोई फाइट चल रही हो? तभी जेनी जॉन को बताते हुए कहती है, एक एल्केमिस्ट को अपनी बैटल क्विक को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और इसके लिए ज्यादातर इंग्रेडिएंट खोजने के लिए वो आसपास जाते रहते हैं। लेकिन बेशक एक हाई रैंक का स्पेशल टेक्निक उनके लिए और फायदेमंद हो सकता है और इसके अलावा एल्केमिस्ट काफी अमीर भी होते हैं और जब तक ये एक अच्छी चीज है, इसे हर कोई पसंद करता है। तभी जॉन कहते हैं, एल्केमी पैलेस के एल्केमिस्ट हमेशा ही अपने आप को काफी हाई पोजीशन वाला समझते हैं। वो बाकी लोगों को ढंग से देखते तक नहीं, लेकिन वास्तव में जो लोग ईगोफुल होते हैं उन्हें एक फायदा भी होता है, वो चालाकी करने के लिए ज्यादा हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ जॉन भी शांति से इन दोनों के बीच बढ़ रही बोली को देख रहा होता है, जहाँ मुयर भी बोली बढ़ाते हुए कहती है 4 मिलियन, वो बंदा कहता है 4.2 मिलियन, 5 मिलियन। इनका मिलियन बिलियन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो है राइटर ने वही मैं पढ़ता जा रहा हूँ। राइटर चूतिया साला, पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है। कहीं करोड़ था, फिर लाख आ गया, फिर मिलियन, मतलब 40 लाख 20 लाख, साला करोड़ लाख हजार सब इसके लिए एक बराबर है। इसको गणित पढ़ाओ कोई पहले। साला ट्रिग्नोमेट्री, अल्फा गीटा गामा एक्स की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हम लोग। ये मैथ की मम्मी पापा एक करे बैठा है। इस टाइम पे मुयर हार मानने को तैयार नहीं होती। साथ ही उस हाफ एजेड मैन के चेहरे पे भी काफी बदसूरत फेस इंप्रेशन थे। लेकिन एल्केमी एक काफी ज्यादा रिच पेशा था और उसके पास काफी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और काफी कीमती चीजें भी थी, काफी हाई रैंक के पिल फॉर्मूले जिनकी कीमत कम नहीं थी। हालांकि एल्केमी पैसा बनाने के साथ साथ पैसा जलाने वाला पेशा भी था, क्योंकि अनसक्सेसफुल होने पे आपके एफर्ट, आपकी मनी और आपके जो रिसोर्सेस होते थे सब बर्बाद होता था। साथ ही बर्ड रैंक का जो इंटरमीडिएट लेवल का बैटल स्किल था वो काफी अट्रैक्टिव था, लेकिन ज्यादा पैसा बर्बाद करने लायक नहीं था। साथ ही बैटल स्किल पिल फॉर्मूले के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव था एल्केमिस्टों के लिए, तो इसलिए वो बेचारा हल्के से खर्राटा लेते हुए कीमत नहीं बढ़ाता। जिसके बाद बंदा कहता है 4 मिलियन 1, 4.5 मिलियन 2। ये सुनकर तो किंग मुयर उम्मीदें झलकने लगती हैं आंखों से। साथ ही किंग मुयर इस बार ऑक्शन हाउस के अंदर अपना सारा ही पैसा ले आई थी इन चीजों के लिए। साथ ही किंग हावरान काफी ज्यादा किंग मुयर को पसंद करते थे, इसलिए बंदी के पास पैसा तो कभी भी कम नहीं रहा। साथ ही किंग मुयर ने जुक्सी सिटी में रहने वाले उसके क्लेन के एक एल्डर को भी खींच लिया था और उस एल्डर के लिए किंग मुयर हमेशा ही उसकी ग्रैंड डॉटर की तरह थी और उसने भी अपने हजारों वर्षों में जितनी भी संपत्ति जोड़ी हुई होती है वो पूरा लुटाने को तैयार था। बेटी तुझे जो लेना है ले ले। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि किंग मुयर को वास्तव में इस बैटल स्किल की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो कि विव को अपने वेपन के तौर पर यूज करते थे, इसलिए इसके जो हाई लेवल के बैटल स्किल थे वो भी काफी कम थे। दूसरी तरफ जोयान और जेनी वो भी इस टाइम पे काफी खुश होते कि चलो किंग मुयर को ये मिल गया। हालांकि वो लोग खुश होने ही वाले थे और एल्डर बस तीसरा हथौड़ा मारने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है 4.6 मिलियन। ये सुनकर तो सभी लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं कि ये कौन सा ढीठ इंसान है जो 2 बार तक बोली नहीं लगाया और जब आखिरी टाइम पे ये चीज डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर की होने वाली थी तो उसने बीच में टोक दिया। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो काले कपड़े से ढका हुआ होता है, उसके हाथ पीले होते हैं और वो सामने की लाइन में बैठा हुआ होता है। साथ ही उसकी उम्र का भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था क्योंकि दिख ही नहीं रहा था बंदा। तभी किंग मुयर भी उस तरफ सिर घुमाते हुए उस बंदे को देखती है तो उसके लाल होंठ ऐसे साइन होते मानो जैसे उससे खून गिर रहा हो और जहरीले सांप की तरह वो उसे देखती है, जिससे कोई भी इंसान डर के कांप सकता था। दूसरी तरफ जोयान और जेनी भी चौंक जाते हैं कि ये बंदा कौन पैदा हो गया। साथ ही उस पर्सन का जो ऑरा था वो अभी भी डायमंड टाइप का लग रहा होता है, लेकिन ये किस टाइप से रिलेटेड था ये कोई भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था ये किंग हावरान को सपोर्ट तो नहीं करता। और ये देखकर कि उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, किंग मुयर गुस्से से अपने दांत पीसती है। साथ ही किंग मुयर हमेशा ही अपनी फैमिली में काफी रिच लाइफ को जी रही थी, उसे कभी इस तरीके के चैलेंजेस फेस करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो सीधा ही कीमत बढ़ाते हुए कहती है 5 मिलियन। अगर तुम में दम है तो आ जाओ और करो मुझे फॉलो।
इस टाइम पे तो बंदी का दिमाग खराब हो गया होता है और गुस्से में किंग मुयर की सांसें तेज चल रही होती है और छाती फूल रही होती है। तभी जॉन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जॉन को पता था कि आमतौर पर वर्ल्ड रैंक की इंटरमीडिएट लेवल की जो बैटल स्किल थी कीमती थी, लेकिन 3-4 मिलियन से ज्यादा के लायक नहीं थी। 5 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही जॉन सोचता है कि आप वास्तव में किंग मुयर के पास इतना पैसा है। तभी उस पर्सन का भी बिहेवियर चेंज नहीं होता। वो तुरंत ही एक और बार कहता है मिस किंग सच में काफी ब्रेव है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं और कीमत जोड़ूंगा। 5.5 मिलियन। मुझे लगता है डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर से ज्यादा बोली तो नहीं लगा पाएंगी। और ऐसा कहते वो किंग मुयर का मजाक उड़ाने लगता है। तभी किंग मुयर के बगल में एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम डेमन एम्परर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं पता तुम किस पावर से रिलेटेड हो, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जाएगी। तुम्हारे टोटे टोटे कर दिए जाएंगे। वैसे मुझे इसका मतलब नहीं पता, मैंने कहीं किसी पिक्चर में सुना था। तभी वो बंदा कहता है मैंने लंबे समय से सुना था डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर फूल की तरह सुंदर है, ब्रेव और काफी ग्रेटफुल है, लेकिन मिलने के कंपैरिजन पे मैं देख सकता हूँ वो इतनी भी बेहतर नहीं है। ये अफसोस की बात है। तभी वो हैप्पी जेडमैन कहता है ऑक्शन हाउस में फाइट करना मना है, यहाँ के खुद के कुछ रूल्स हैं, इन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता। जो सुनकर सभी लोग शांत होते हैं, लेकिन उसके बर्ड ने किंग मुयर को तो नाराज कर ही दिया होता है। तभी किंग मुयर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? मैं 6 मिलियन की बोली लगाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक मुझे फॉलो कर सकते हो। इस टाइम पे तो गुस्से में वो भूल गई होती है कि उसके पास पैसा कितना है और लड़ने के इस बैटल स्किल की सही कीमत क्या थी। वो इस टाइम पे केवल अपना गुस्सा निकालना चाहती होती है। तभी वो लाल कपड़ों में पहन बैठा हुआ एल्डर तुरंत ही किंग मुयर की तरफ देखते हुए कहता मिस। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन अफसोस कि अब देरी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जो यान भी अपनी चेयर से गिरते हुए कहता अरे पागल लड़की, 7वीं फेल, तू उसके जाल में क्यों फंस रही है? उसको खरीद लेने दे, हम मार के चुरा लेंगे। लेकिन जोएन किंग मुयर के कैरेक्टर को भी समझता था और किंग मुयर तो गुस्से में आने के बाद किसी की नहीं सुनती। तभी वो बंदा कहता है मिस किंग, महिलाओं के बीच में वास्तव में एक डायमंड है जो झुकने को तैयार नहीं, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो मिस किंग इस चीज को पाने के लिए कमिटेड है ना? ये अफसोस की बात है। अफसोस की बात है कि मिस किंग के सारे ही एफर्ट्स बेकार हो सकते हैं। इस काले पर्सन वाले बंदे के ये वर्ड किंग मुयर को काफी खेद महसूस कराने के लिए थे, लेकिन हर कोई काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ जो यान और जेनी वो तो समझ गए होते ये बंदा बस फंसा रहा है बातों में, लेकिन ऑक्शन हाउस के बीच वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए यान मोटे कांच के अंदर से उसे ऐसे देखता है, उसकी आंखें लाइट अप हो रही होती हैं कि अगर उसे इस पर्सन से मिलने का मौका मिला तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद वो हैप्पी जेडमैन मतलब वो काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान खड़ा होता है और इसके बाद ऑक्शन हाउस के अंदर उस हैप्पी जेडमैन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे शक है कि क्या मिस किंग के पास वास्तव में इतनी पैसे हैं। हालांकि मेरा किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाने या किसी से भी कुछ भी कहने का इरादा नहीं है और मुझे ऑक्शन हाउस की रिपोर्टेशन पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा शक है। डेमन एम्परर की सिस्टर के तौर पर उनके पास इतनी कीमत हो सकती है, लेकिन बस मैं इसे देखना चाहता हूँ। ये कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि ऐसा मुझे लग रहा है। और दासांग ऑक्शन हाउस के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ ताकि सभी को न्याय मिल सके और मैं टेंशन फ्री हो सकूं। और वो बंदा कुल मिला के ऐसा करके डेमन एम्परर की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहता था ताकि डेमन्स का दिल किंग हावरान की तरफ से हट जाए। दूसरी तरफ जेनी भी अपनी भौएं उठा लेती है क्योंकि उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ा था कि इस बंदे की जीप कुछ ज्यादा ही तेज है। और इस टाइम पे हर कोई हंगामा कर रहा होता है, जिससे जेनी भी हैरान होती है क्योंकि वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकी थी। इसलिए जेनी एम्बेरस होते हुए जो यान की तरफ देखती है क्योंकि अपने रिलेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच वो काफी कंफ्यूज थी। क्योंकि ऑक्शन हाउस का नियम था कि ऑक्शन हाउस में बोली लगाने के पास उतनी कीमत होनी चाहिए, वरना इसे एक गलत ऑक्शन में बोली माना जाएगा और ऑक्शन हाउस के बीच खलल डालने के लिए इसकी एक काफी कड़ी सजा थी। और अब तक किसी ने भी इसे वॉयलेट करने की हिम्मत नहीं की थी और उसे लग रहा होता है कि क्या ये पहली बार होगा। अबे यार तो इतना चूतिया पकड़ने की जरूरत ही क्या है? जोयान यहाँ पे ज्यादा की बोली लगा दे और वो अपने पैसे चुका दे। जोयान तो वैसे भी अमीर है, लड़की की इज्जत बचाने के लिए जोयान तो इतना कर ही सकता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? इस टाइम पे वो ऑक्शन हाउस के बीच में जो पर्सन होता है वो भी काफी झिझक रहा होता है क्योंकि उसे पता है सामने रेपुटेटेड डेमन एम्परर की सिस्टर थी जिससे बड़े बड़े पावरफुल पावर हाउसेस भी लड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अगर वो इस चीज को क्लियर नहीं करता तो लोगों के बीच भरोसा हासिल नहीं कर पाएगा और उसके माथे से तो पसीने की बूंदें टपक रही होती है कि बेचारा क्या करे। साथ ही वो झिझक रहा होता है और अपने सामने काले कपड़े पहने हुए आदमी से उसे नफरत हो गई होती है क्योंकि उसने कदम दर कदम किंग मुयर के लिए जाल बिछाते हुए भी देखा था। हालांकि वो झिझकते हुए कीमत को सत्यापित करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था किंग मुयर इतने पैसे तो नहीं निकाल पाएगी। और इस टाइम पे टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है, सभी लोगों का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। जिसके बाद एक लेडी सर्वेंट आती है और किंग मुयर को ग्रीट करते हुए वो तुरंत ही कहती है मिस ये रूल है, मुझे उम्मीद है आप इसे मुश्किल नहीं बनाएंगी। इस टाइम पे किंग मुयर का ये सुंदर सा छोटा सा चेहरा पीला पड़ जाता है और शर्मिंदगी से आंखें लाल हो जाती हैं
बस उसकी आंखों से आंसू टपकने ही वाले होते हैं और वो अपने होठों को कसकर दबा लेती है कि कहीं आंसू गिर न जाए। साथ ही कई एल्डर जो किंग मुयर के पास खड़े होते हैं वो इस टाइम पे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। साथ ही किंग मुयर ने सभी एल्डर से बात की थी लेकिन टोटल कीमत अभी भी उसके पास 5.2 मिलियन थी, जो कि 6 मिलियन से काफी कीमत थी और इस टाइम पे ये पूरे के पूरे डेमन क्लेन की इमेज को भी खराब कर सकता था। किंग मुयर का गुस्सा। हालांकि किंग मुयर के माथे से पसीना बह रहा होता है, चेहरा पीला होता है, लेकिन उसे पता था अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। लेकिन तभी अचानक ही कदमों की आवाज आती है और एक आवाज आती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई सोचता है कि डेमन एम्परर की रिपोर्टेड सिस्टर के पास राशि नहीं होगी? आप कुछ ज्यादा ही ईगोफुल नहीं है और साथ ही कुछ ज्यादा ही हिडन। मुझे नहीं पता कि आपका मोटिव क्या है। और ये और कोई नहीं अपना ठरकी जो यान और जैनी होते हैं जो ऑक्शन हाउस में आए होते हैं। और यान तुरंत ही उस बंदे की तरफ देखकर कोल्ड तरीके से कहता है। तभी किंग मुयर अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो यान उसके सामने आ जाएगा, जिससे वो काफी खुश होती है और काफी रिलैक्स भी उसे फील होता है। हालांकि किंग मुयर को पता नहीं था क्यों उसे यहाँ पे अब सिक्योर फील हो रहा था, लेकिन बस उसे लग रहा था कि जॉन के आने के बाद सब कुछ सही है। तभी सभी लोग कहते हैं सुआंग हुओ बिगनर चैंपियन का बिगनर कंपटीशन का चैंपियन, ऐसा कहा जाता है उसने फर्स्ट प्राइज भी नहीं लिया था, वो यहाँ पे है। सुआंग हुओ डायमंड एम्परर के काफी नजदीक है। हर कोई आपस में बात करने लगता है। तभी वो बंदा जो यान को इग्नोर मारते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी जीप का चटकार यहाँ चला रहे हो और मिस किंग को बचाने की कोशिश कर रहे हो? उसे जॉन की बात का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो किंग मुयर की तरफ वापस देखता है। तो चलो अब इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि मुझे बुला रहे हैं सभी लोग खाने के लिए। तो बाय बाय थियन फैमिली। मुझे पता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है बट अब इसे हम अगले ही एपिसोड में कवर कर पाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। देखो यार, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, इसे कंप्लीट करना चाहता था, इसलिए मैं 36 मिनट तक इसे एक्सप्लेन किया बट अभी भी ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो समझा करो कभी कभी। ओके।